नमस्कार, मैं विपिन पालीवाल स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी क्लास, आपके अपने चैनल इंग्लिश सूत्रा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, हम लगातार आपके समक्ष हाजिर हो रहे हैं। आपके सामने लगातार हम अपनी अनवरत जो सीरीज़ है, जो श्रृंखला है, उसको हम लेकर लगातार आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। और भाई, आप लोगों के लिए जो चीज़ हम लेकर आ रहे हैं बार बार सामने, या जिस चीज़ को लेकर हम प्रयास कर रहे हैं लगातार, और आपके द्वारा दिए गए समर्थन का हम हार्दिक आभार करते हैं। आपके द्वारा दिए गए इस समर्थन को हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और दूसरी बात ये है कि भाई, अभी फ़िलहाल हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन सीरीज़ को लेकर आ रहे हैं। क्योंकि कंडीशन क्या है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोगों का कहना है कि इसमें थोड़ा सा चीज़ें क्विकली बहुत तेज़ी के साथ चल रही हैं हमारे सामने, तो हम इसी सीरीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि भाई, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास, पूरी मेहनत कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके आपकी जो भी चीज़ें बची हुई हैं, जो भी चीज़ें जहाँ से किसी तरह से भी क्वेश्चन बनने की या पुटअप होने की संभावना है, हम उसको लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो आपके सामने लाया जाए। आपका कोर्स हम लोग कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी पूरा हो, और बाकी आप लोग भी जो है पूरा अध्ययन अपना लगातार करते रहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखिए। और देखिए, आज हम जिन क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने हैं, उन्हीं में से एक पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि भाई, तत्वबोधिनी सभा कि तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ तत्वबोधिनी सभा? तो देखिए, हमें ये जानना पड़ेगा कि तत्वबोधिनी सभा, हमारी शुरुआत होती आज की इस क्वेश्चन से। तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक कौन था? तो तत्वबोधिनी सभा, तो तत्वबोधिनी सभा एक तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक संगठन था। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसका फाउंडर कौन था? तो हमारा ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी देवेंद्रनाथ टैगोर, और डी रामकृष्ण परमहंस। तो हमारे इस तत्वबोधिनी सभा के इस क्वेश्चन के आंसर है सी, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो देवेंद्रनाथ टैगोर वॉज द फाउंडर ऑफ तत्वबोधिनी सभा। ठीक, कभी कभी इस तरह से पूछ लेता है कि इनमें से कौन तत्वबोधिनी सभा से जुड़ा हुआ था, यह तत्वबोधिनी सभा से संबंधित था। तो हमारा आंसर होगा कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। और ये वही देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पिता। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर, और ये तत्वबोधिनी सभा की इन्होंने स्थापना की थी। और आगे चलकर हालांकि देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज, जो आर्य समाज, जो राजा राम मोहन राय ने जिस संगठन की स्थापना की थी, जिस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी ब्रह्म समाज की, उस ब्रह्म समाज में ये जो है चले गए, उस ब्रह्म समाज में शामिल हुए, ब्रह्म समाज के सदस्य बन गए। और उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय, ही वॉज द लीडर ऑफ ब्रह्म समाज, यानी कि इन्होंने ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को लीड किया था, या ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भैया हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा इसमें से कौन सा जोड़ा सही है फॉलोइंग द मैच? अब देखिए, इसमें थोड़ा सा हमारा एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई, एक ABC ऑप्शन इसमें आते हैं। मतलब ये है कि जो दिए गए तीन नाम हैं, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और एनी बेसेंट, दूसरी तरफ में ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और आर्य समाज। इन तीन में से कौन सा जोड़ा हमारा जो है, कौन सा मैच करता है? तो हमारा केवल मैच करता है आंसर ए, राजा राम मोहन राय स्टैब्लिश्ड द ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और यही हमारा जोड़ा, यही हमारा मैच होता है। बाकी ये दोनों हमारे मैच नहीं होते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय कर रहे हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1828 में, 1828 में। क्लियर है? 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना करके इन्होंने भारत में एक तरह से कह दीजिए हिंदू धर्म में आई कुरीतियों को के पाखंडों का या कुरीतियों का या कमियों को दूर करने का प्रयास किया था। चलिए, अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भैया? अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? तो देखिए भैया, आर्य समाज का फाउंडर, आर्य समाज का संस्थापक, हमारे ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद, बी लाला लाजपत राय, सी दयानंद सरस्वती और डी रामकृष्ण परमहंस। तो फाउंडर, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? तो फाउंडर ऑफ आर्य समाज का संस्थापक
तो आर्य समाज का संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक हैं सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, हमारा आंसर है सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, सरस्वती was the founder of आर्य समाज। ठीक, he established the आर्य समाज in आर्य समाज in 1875 at बॉम्बे। इन्होंने बम्बई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की? बम्बई में 1875 में। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब? 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज? तो भैया ये एक संगठन बना था सत्यशोधक समाज, तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक या फाउंडर कौन थे? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले, बी एनी बेसेंट, सी सरोजिनी नायडू और डी नारायण गुरु। तो इसका आंसर है ए, महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले वॉज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज। और सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने कब की थी? एट 1873 बॉम्बे। 1873 में बॉम्बे में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। एंड दे रॉट ए बुक, इन्होंने एक बुक लिखी। इनकी एक बुक थी और उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था गुलामगिरी। दे रॉट ए बुक गुलामगिरी। कभी कभी पूछ लेता है कि गुलामगिरी किसने लिखी है, तो गुलामगिरी है किसकी लिखी हुई? महात्मा ज्योतिबा फुले की। गुलामगिरी लिखी और किस भाषा में? मराठी भाषा में। मराठी में। तो किस भाषा में? मराठी भाषा में। क्लियर है? फटाफट सुनिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कर रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फुले। कब? 1873 में बॉम्बे में। दे रॉट ए बुक गुलामगिरी इन मराठी लैंग्वेज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर आ रहा होगा, समझ में चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगली बात सुनते हैं, ज्योतिबा फुले का संबंध किससे है? तो ज्योतिबा फुले का संबंध है इनमें से किससे? ए जाति विरोधी आंदोलन, बी श्रमिक आंदोलन, सी किसान आंदोलन और डी जन अवज्ञा। ठीक, यानी कि कास्ट का अपोज करने वाला मूवमेंट और लेबर मूवमेंट, किसान पीजेंट मूवमेंट और जन अवज्ञा, जो है पब्लिक डिसोबीडेंस। तो मतलब ये है कि ज्योतिबा फुले किससे जुड़े हुए थे? तो आंसर ए, हमारा आंसर है ए, जाति विरोधी आंदोलन। जाति विरोधी आंदोलन से जुड़े हुए थे। जाति का विरोध करने के लिए कि हिंदुओं में जो जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था का विरोध किसने किया? तो हिंदुओं में जो जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था का विरोध इन्होंने अपने एक संगठन से किया और उस संगठन की इन्होंने स्थापना की, जो भी हमने बताया था सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज क्या था? उसने हिंदुओं में जो जाति व्यवस्था है, तो उस जाति व्यवस्था का विरोध किया था। तो ज्योतिबा फुले ने अपने संगठन सत्यशोधक समाज के माध्यम से या सत्यशोधक समाज के द्वारा एक मुद्दा, एक मूवमेंट, एक इशू उठाया कि भाई हिंदू समाज में जातियों को या ऊंचे वर्णों को ही सामाजिक मान्यता क्यों दी गई है। ऊंचे वर्णों में इन्होंने किसका विरोध किया? इनके विरोध का कारण था कि भारतीय समाज में या हिंदू समाज में केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही सर्वोच्चता, सामाजिक सर्वोच्चता क्यों प्रदान की गई है। यानी कि हिंदू समाज में, हिंदुओं में ब्राह्मणों और राजपूतों को ही सर्वोच्च दर्जा क्यों दिया गया है, सर्वोच्च मान्यता या सर्वोच्च सामाजिक स्थिति क्यों प्राप्त है। तो ये इस जाति विरोधी आंदोलन से जुड़े हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी बुक है या किसकी रचना है? तो हु रॉट द बुक सत्यार्थ प्रकाश? तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी रामतीर्थ और डी विनोबा भावे। हमारा आंसर है बी, सत्यार्थ प्रकाश रॉट बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सत्यार्थ प्रकाश किसी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। सत्यार्थ प्रकाश बुक है स्वामी दयानंद सरस्वती की। स्वामी दयानंद सरस्वती इन किस लैंग्वेज? इन हिंदी लैंग्वेज। किस भाषा में? हिंदी में लिखी। हिंदी भाषा में लिखी। मूल रूप से किस भाषा में है? तो हिंदी भाषा में। पहली बार जनता की भाषा में किसी संत ने, इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैं कि जो है धर्म सुधार या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में
पहली बार किस संत ने जनता की भाषा में ही जनता को समझाया? तो पहली बार जनता की भाषा में जनता को समझा रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। और किस माध्यम से समझा रहे हैं? हिंदी में अपने प्रवचन या उपदेश दे रहे हैं और हिंदी में अपनी एक रचना लिख रहे हैं, जिस बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो वह हु एस्टैब्लिश्ड द रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन का संस्थापक या फाउंडर या कौन था? तो ए स्वामी रामकृष्ण परमहंस, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी स्वामी विवेकानंद और डी केशव चंद्र सेन। तो रामकृष्ण मिशन स्टैब्लिश्ड बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण मठ एक ही बात है। रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण मठ या रामकृष्ण आश्रम रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण मठ या रामकृष्ण आश्रम की स्थापना कौन कर रहा है? तो स्वामी विवेकानंद कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कब की? तो कब? 1897 में 1897 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण मठ या रामकृष्ण आश्रम की स्थापना की थी। और कहाँ पर? कलकत्ता के पास वेल्लूर में। कलकत्ता के पास वेल्लूर में। वेल्लूर में, इसलिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेल्लूर मठ, इसलिए इसे वेल्लूर मठ भी कहा जाता है। वेल्लूर मठ भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि वेल्लूर मठ की स्थापना किसने की। तो अगर आपसे पूछा जाए वेल्लूर मठ की स्थापना किसने की, क्या है, कैसे है, तो याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन पूछे तब भी आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। स्थापना कब हुई? 1897 में। कहाँ पर? बंगाल में, कलकत्ता के पास। दूसरा जगह थी, जिस जगह पर इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो थी वेल्लूर। तो इसलिए इस रामकृष्ण मिशन को, रामकृष्ण मठ को, रामकृष्ण आश्रम को वेल्लूर मठ भी कहते हैं। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में जो है की थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक। तो देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ए महादेव गोविंद राणाडे, बी आत्माराम पांडुरंग, सी बाल गंगाधर तिलक और जी गोपाल कृष्ण भंडारकर। तो हमारा आंसर है बी आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग was the founder of प्रार्थना समाज and the co-founder was महादेव गोविंद राणाडे, MG राणाडे। तो महादेव गोविंद राणाडे इनके साथ थे। तो लेकिन मुख्य रूप से स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। यानी कि जैसे बंगाल में ब्रह्म समाज बना तो ब्रह्म समाज से ही प्रेरणा लेकर आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद जैसे महाराष्ट्र के समाज सुधारकों ने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की। लेकिन प्रार्थना समाज के मुख्य फाउंडर, जो मेन फाउंडर थे, वो थे आत्माराम पांडुरंग और को फाउंडर थे गोविंद राणाडे, महादेव गोविंद राणाडे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया हमारा? अगला क्वेश्चन है 1919 के भारत सरकार अधिनियम का दूसरा नाम क्या था? तो देखिए ब्रिटिश सरकार ने 1919 में, आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो उसमें कंडीशन है कि एक्ट आते हैं हमारा, जब संविधान हम पढ़ते हैं तो संविधान में भारत के संवैधानिक इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री हमें पढ़ाई जाती है या पढ़ते हैं हम लोग। तो उसमें आते हैं अलग अलग प्रकार के अधिनियम या एक्ट आते हैं और उन एक्ट में कौन सा एक्ट ब्रिटिश सरकार ने कब पास किया और किस एक्ट की, किस अधिनियम की क्या विशेषता थी। तो जो एक्ट आए हैं वो भारत में 1773 से, पहला एक्ट आता है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 तक, 1935 तक ब्रिटिश संसद ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के लिए अलग अलग एक्ट बनाए, अलग अलग कानून बनाए और उन्हीं में से एक एक्ट लाया गया 1919 में। तो 1919 का एक्ट उसको कह देते हैं या 1919 का अधिनियम उसको कह देते हैं। तो वो 1919 का एक्ट या 1919 के अधिनियम का दूसरा नाम क्या था? तो दूसरा नाम क्या था हमें ये जानना है। तो देखिए आंसर है हमारे, ऑप्शन है मॉडले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, लिथगो सुधार या वेवेल डार्विन सुधार। तो 1909 में भारत सरकार अधिनियम का दूसरा नाम था ए मॉडले मिंटो एक्ट या मॉडले मिंटो सुधार। 1919 का जो एक्ट आया था उसका दूसरा नाम था मॉडले मिंटो
सुधार या मार्लियामेंटो एक्ट या मार्लियामेंटो अधिनियम या 1909 का अधिनियम। तो आंसर है हमारा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको स्पेशली याद रखिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, हड़प की नीति अपनाई गई थी। हड़प नीति, हड़प नीति यानी कि किस अंग्रेज अधिकारी ने, मैंने आपको हिंट दे दिया है, किस अंग्रेज अधिकारी ने किया है, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति या हड़प की नीति या राज्य हड़प की नीति को भारत में अपनाया था या भारत में लागू किया था। हमारे आंसर हैं, हमारे ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी डलहौजी, सी लॉर्ड हार्डिंग और डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो देखिए भारत में हड़प नीति का सिद्धांत किसने लागू किया? लॉर्ड डलहौजी ने, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने। अब ये हड़प नीति क्या थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी, सुन लीजिए। इसको हिंदी में कहते हैं राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति। इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या हिंदी में एक और इसको कहते हैं व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत का सिद्धांत। ठीक, तो अगर आपसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पूछे, हड़प नीति पूछे या व्यपगत का सिद्धांत पूछे, ये भारत में किस गवर्नर जनरल की देन है, किस गवर्नर जनरल ने लागू किया, तो आंसर होगा कौन? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जिस समय भारत में गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्होंने भारत के बड़े राजाओं के, महाराजाओं के, नवाबों के, जागीरदारों के, जमींदारों के राज्य छीन लिए, और वो जो राज्य हड़प नीति थी, उस राज्य हड़प नीति के अंतर्गत राजाओं, महाराजाओं, नवाबों के, जमींदारों के सबके राज्य छीन कर उसने क्या किया, उसने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। यानी कि उसने ब्रिटिश साम्राज्य का एरिया, ब्रिटिश साम्राज्य का क्षेत्रफल भारत में बढ़ा दिया। किस प्रकार से? राजाओं, नवाबों के, जागीरदारों के, जमींदारों के राज्य छीनकर। तो उसकी जो हड़प नीति थी, किसी भी तरह से एनी मतलब बाय हुक और बाय क्रुक वो किसी भी तरह से राजाओं, महाराजाओं, नवाबों के, जमींदारों, जागीरदारों के क्षेत्रफल छीन लेता था, राज्य छीन लेता था, हड़प लेता था किसी भी तरह से। तो उसके सिद्धांत को कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज्य की हड़प नीति या व्यपगत की नीति या व्यपगत का सिद्धांत। और इसको भारत में किसने लागू किया? डलहौजी ने। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये 2-3 शब्द आप लोग स्पेशली याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भैया? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 1857 के विद्रोह में कानपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 के विद्रोह में कानपुर में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? यानी कि 1857 में क्रांतिकारियों को, रिवॉल्यूशनरी जो लीडर्स थे 1857 के रिवॉल्ट में, उनको लीड करने वाला कौन था? ऑप्शन ए जनरल बख्त खान, बी तात्या टोपे, सी नाना साहब और डी कुंवर सिंह। तो कानपुर में क्रांतिकारियों को लीड किया किसने? तो नेतृत्व के जो विद्रोह के नेता थे नाना साहब, नाना साहेब। ठीक, क्रांतिकारियों के नेता जो थे कानपुर में वो थे नाना साहब। और कभी कभी इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि कानपुर में विद्रोह का नेता कौन था? तो विद्रोह का नेता आपके सामने है नाना साहब। या कानपुर में विद्रोह किसने किया? तो नाना साहब ने। अब नाना साहब का मूल नाम क्या था? तो नाना साहब का मूल नाम, रियल नेम ऑफ नाना साहेब, तो नाना साहब का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था धोंधू पंत, धोंधू पंत इनका वास्तविक नाम था। हिज रियल नेम वाज, हिज एक्चुअल नेम वाज धोंधू पंत। क्या नाम है? धोंधू पंत। चलिए अगली बात करते हैं। ठीक, और एक और चीज़, ये जब अंग्रेज़ों ने कानपुर को दोबारा से रिकैप्चर किया, अंग्रेज़ों ने कानपुर के विद्रोह को दबाने की कोशिशें शुरू कर दी, क्रांतिकारियों को पकड़ना शुरू किया, तो उस समय इस विद्रोह में नाना साहब अंग्रेज़ों से बचकर नेपाल चले गए, नेपाल चले गए, नेपाल चले गए। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा क्रांतिकारी नेता जो है अंग्रेजों से गिरफ्तारी से बचकर नेपाल चला गया था? तो धोंधू पंत या नाना साहब। इसके अलावा लखनऊ में जिसने विद्रोह किया था बेगम हजरत महल, तो बेगम हजरत महल भी नेपाल चली गई थी। यानी कि 1857 की क्रांति के 2 प्रमुख नेता, लखनऊ या अवध से बेगम हजरत महल और कानपुर में नाना साहब, ये दोनों नेपाल चले गए थे, जिन्हें अंग्रेज कभी अरेस्ट नहीं कर सके। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह का किस रियासत ने समर्थन किया? 1857 के विद्रोह का किस रियासत ने समर्थन किया था? यानी कि 1857 जो रिवॉल्ट है उसका समर्थन किसने किया था? तो किसने बताइए? जयपुर, बी जोधपुर, सी हैदराबाद और डी जगदीशपुर। इसका मतलब ये है कि 1857 के विद्रोह में आपने पढ़ा होगा, इतिहास में हमें बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि बहुत से राजे रजवाड़ों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, लेकिन बहुत से राजे रजवाड़े ऐसे थे जिन्होंने सिपाहियों के साथ मिलकर जो है विद्रोह
में भाग लिया या विद्रोह किया। तो ऐसी ही एक रियासत थी, ऐसा ही एक प्रिंसली स्टेट था, ऐसा ही एक देसी रियासत थी, देसी राज्य था, जिसने सिपाहियों का विद्रोह, सिपाहियों के साथ या जनता के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। और ये विद्रोह कहाँ हुआ था? हमारा ऑप्शन है ए जयपुर, बी जोधपुर, सी हैदराबाद और डी जगदीशपुर। तो हमारा आंसर है डी जगदीशपुर। ठीक, और जगदीशपुर कहाँ पर है? पहली बात ये कहाँ था? ये था बिहार के आरा जिले में, बिहार के आरा जिले में। ये गाना भी आता ना, हिले आरा डिस्ट्रिक्ट, सुना है नहीं? एक बहुत फेमस गाना है बिहार का, भोजपुरी का। चलिए, तो आरा। दूसरी बात, अब जगदीशपुर में नेता कौन थे? तो नेता कौन थे? तो नेता थे ठाकुर कुंवर सिंह, ठीक। तो ठाकुर कुंवर सिंह, तो इनका अंग्रेजों ने, ये जगदीशपुर के जागीरदार थे, रियासत थी इनकी, इनको इनकी जो जागीरदारी थी या रियासत थी उसको छीन लिया था, जिस कारण ये नाराज़ थे। और उसके बाद इन्होंने मिलकर जनता के साथ मिलकर, सिपाहियों के साथ मिलकर 1857 की क्रांति में भाग लिया। चलिए अगली ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन, अगली बात करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन? तो भैया हु वाज द गवर्नर? तो ए डलहौजी, बी कैनिंग, सी ऑकलैंड और डी रिपन। तो हमारा आंसर है आंसर बी कैनिंग, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। तो गवर्नर जनरल कौन था भैया? लॉर्ड कैनिंग। क्लियर? चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? 1857 के विद्रोह के समय बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? देखिए अभी जस्ट 2 मिनट पहले हमने इस बात को डिस्कस किया है। देखिए इसी को कहते हैं क्वेश्चन की भाषा, क्वेश्चन का ड्राफ्ट, क्वेश्चन की शैली या प्रश्न की भाषा को चेंज कर देना किस तरह से होता है। देखिए अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि किस रियासत ने समर्थन किया, तो जगदीशपुर ने। और जगदीशपुर के कौन थे बताइए? मौलवी अहमद शाह, बहादुर शाह जफर, राजा तेज सिंह और डी कुंवर सिंह। तो ठाकुर कुंवर सिंह। तो बिहार में 1857 की क्रांति को लीड किया था किसने? ठाकुर कुंवर सिंह ने। तो ठाकुर कुंवर सिंह कहाँ की रियासत के थे? तो रियासत थी कौन सी? जगदीशपुर। जगदीशपुर के जमींदार, जगदीशपुर के जागीरदार जो थे। और जगदीशपुर कहाँ है? अभी हमने चर्चा की थी। तो हमारा आंसर है डी कुंवर सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भैया? देखिए निम्न में से कौन सा 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था? तो भैया नहीं था वाली बात आती है तो हमें ये देखना पड़ेगा कौन कौन था। तो देखिए भैया कुंवर सिंह थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, नाना साहब थे। कौन नहीं थे? तो डी मान सिंह ये नहीं थे। तो हमारा आंसर क्या है? तो हमारा आंसर है डी मान सिंह। बाकी ये सब तो विद्रोह में भाग लेने वाले विद्रोही नेता थे। कुंवर सिंह बिहार में आरा जिले में जगदीशपुर में भाग ले रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी थी, नाना साहब कानपुर में थे ही विद्रोही नेता। तो फाइनली कौन बचा? मान सिंह। और मान सिंह किसके समय हुए? मान सिंह अकबर के समय राजपूत सेनापति थे, जिन्होंने 1576 में 1576 में हल्दी बैटल ऑफ हल्दी घाटी में मुगल आर्मी को लीड किया था। अकबर ने 1576 में महाराणा प्रताप के अगेंस्ट मुगल आर्मी का मेन मिलिट्री जनरल अपॉइंट करके भेजा था किसको? मान सिंह को। और मान सिंह राजपूतों के जिस वंश के राजा थे वो वंश था कछवाहा या कुशवाहा वंश, जिसने आमेर रियासत पर या कह दीजिए जयपुर पर रूल किया है। जयपुर या आमेर पर रियासत करने वाला कौन सा, शासन करने वाला कौन सा राजपूत वंश है? तो वो है कछवाहा या कुशवाहा वंश। तो मान सिंह किसके थे? कुशवाहा वंश के। इन्होंने ही 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था क्योंकि ये उस समय थे नहीं, ये बहुत पहले हो चुके थे। ठीक, अकबर के समय थे ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के दमन के उपरांत तात्या टोपे के साथ क्या हुआ? यानी कि 1857 के रिवॉल्ट में तात्या टोपे का क्या हुआ, उनके साथ क्या घटना हुई? तो ए उन्हें भारत से निर्वासित किया गया, बी युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हुई, सी वह अपने साथी की विश्वासघात के कारण पकड़े गए और फांसी पर लटका दिया गया, या डी कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। तो हमारा आंसर है सी। हमारा आंसर है सी कि वो अपने साथी के विश्वासघात के कारण पकड़े गए और
उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अब क्वेश्चन है तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई? तो देखिए भैया हमारा आंसर तो है ये सी हमारा आंसर है भैया। और तात्या टोपे को फांसी दी गई थी कहाँ पर? शिवपुरी, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। क्वेश्चन आया हुआ है ये कि तात्या टोपे को फांसी कहाँ पर दी गई थी? एमपी के मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। शिवपुरी मध्य प्रदेश का एक जिला है, ग्वालियर सागर से जब आगे चलेंगे तो शिवपुरी में इन्हें फांसी दी गई थी। और इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी पूछा गया है कि 1857 की क्रांति का कौन सा नेता जो सबसे अंत में पकड़ा गया था? 1857 की क्रांति का वह कौन सा नेता था जो सबसे अंत में गिरफ्तार हुआ था, या जिसे अंग्रेज सबसे लास्ट में या सबसे अंत में गिरफ्तार कर पाए थे, या जिसे सबसे अंत में फांसी पर चढ़ाया गया था? तो कौन? तो तात्या टोपे। ठीक। और तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम या वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इनका मूल नाम था, वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग वॉज द रियल नेम ऑफ तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। 1857 की क्रांति के किस नेता का नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे। और धोंदूपंत नाना साहब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के प्राचीन नगर कहाँ पर हैं? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये जो दो प्राचीन, ये दो मोस्ट एंशियंट सिटीज़ हैं या टाउन हैं, ये कहाँ पर हैं? तो वर्तमान में कहाँ स्थित हैं? ए भारत में, बी पाकिस्तान में, सी बांग्लादेश में और डी तिब्बत में। तो वर्तमान में इन दोनों की स्थिति कहाँ पर है? पाकिस्तान में। क्लियर? कहाँ पर? पाकिस्तान में। ये दोनों शहर कहाँ पर हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में हैं। क्लियर? हड़प्पा कहाँ पर है? हड़प्पा रावी नदी पर, पाकिस्तान के पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में रावी नदी पर बसा है हड़प्पा, रावी नदी पर। क्लियर? और पाकिस्तान में ही है क्या? मोहनजोदड़ो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि वर्तमान में ये दोनों स्थान कहाँ पर हैं? ये दोनों स्थान है वर्तमान में पाकिस्तान में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें। तो सिंधु सभ्यता की मोहरें जो हैं वो किससे बनी हैं? वो किस से बनी हैं? यानी कि किस वस्तु की, किस चीज़ की बनी हुई हैं? ऑप्शन ए लार्जवर्थ, बी कांस्य, सी रजत और डी स्ट्रेटाइट। तो ये डी हमारा आंसर है, डी स्ट्रेटाइट। अब स्ट्रेटाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदू सभ्यता की मोहरें जो बनी हुई हैं वो बनी हुई हैं सेल खड़ी की, सेल खड़ी की बनी हुई हैं। आप लोगों में से अगर कोई ऐसे हो जिन्होंने बचपन में तख्ती वगैरह लेकर गए हों पढ़ने, तो तख्ती पर लिखा जाता था दवात से, जो कलम वगैरह होती थी उससे, तो उसी तरह की एक सेल खड़ी आती थी जिससे चीज़ें लिखी जाती थी या बनाई जाती थी। तो मोहरें वगैरह वो स्ट्रेटाइट बनी हुई होती थी, उसको हिंदी में कहते हैं सेल खड़ी। तो हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें किसकी बनी हुई थी? मोस्ट ऑफ जो सील्स थी हड़प्पा सभ्यता की वो ज़्यादातर स्ट्रेटाइट, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटाइट, हिंदी में कहते हैं सेल खड़ी। तो सेल खड़ी की बनी हुई थी या स्ट्रेटाइट की बनी हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य, आप लोग सब हिंदी मीडियम से ज़्यादातर गद्य और पद्य में रचित है। तो हमारा कौन सा वेद? तो पहली बात, हमारे कितने वेद हैं? हमारे 4 वेद हैं। 4 वेदों के नाम फटाफट आप लोग बताइएगा। तो 4 वेद क्या हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद। हिंदू धर्म किस पर आधारित है? वेदों पर, यजुर्वेद। ठीक, एक सेकंड, ये थोड़ा गलत हो गया है, मैं इसको हटा देता हूँ। यजुर्वेद हमारा नंबर 3 आता है, सामवेद, और नंबर 4 अथर्ववेद। ठीक, तो इनमें से कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य में लिखा गया है? तो ये जो हमारा यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य व पद्य में लिखा गया, गद्य व पद्य में। गद्य मतलब कहानी की तरह और पद्य मतलब कविता की तरह जिसकी रचना हुई है। गद्य व पद्य में रचित है, यानी कि इसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। ठीक, और जब संस्कृत में गद्य और पद्य को मिक्स करके लिखा जाता है तो उसको कहते हैं चंपू शैली, चंपू टाइप, चंपू स्टाइल।
ठीक। तो ये यजुर्वेद जो है हमारा गद्य में भी, यानी गद्य की तरह जैसे हम गद्य लिखते हैं, जैसे अखबार की न्यूज़ वगैरह होती है न्यूज़पेपर की, ऐसी न्यूज़, और जब पोइट्री वगैरह की भाषा में या कविता एज ए कविता टाइप या उस तरह से लिखा जाता है तो उसको कहते हैं पद। ठीक। तो ये लिखा हुआ हमारा यजुर्वेद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन था ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के युद्ध के देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक कालीन आर्य जो ऋग्वैदिक एरा में था या वैदिक एरा में, युद्ध के देवता कौन थे? सीधी बात यह है। तो युद्ध के देवता ऑप्शन ए मंगल, बी इंद्र, सी रुद्र और डी शिव। तो युद्ध के देवता किसको कहा गया है? तो आंसर है हमारा बी, युद्ध के देवता कहा गया है किसको? इंद्र को। इंद्र किसके माने गए हैं? तो इंद्र ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के युद्ध के देवता। युद्ध में, किसी भी युद्ध में, वैदिक युद्ध में, वैदिक एरा में जो युद्ध वगैरह होते थे तो उनमें कहा गया कि भाई हमारे जो युद्ध के जो लीडर हैं, ये जो देवता थे वो कौन थे? वो इंद्र। और इंद्र को तोनन, इंद्र को, हमारा आंसर है इंद्र, और इंद्र को ही तोनन और इंद्र को ही पुरंदर लिख लीजिएगा। कभी कभी पर्यायवाची पूछ लेता है, इंद्र के भी कहा जाता है, कहा गया है इसी ऋग्वेद में। ठीक। तोनन या पुरंदर किसको कहा गया है? इंद्र को। चलिए अगली बात करते हैं। तो वैदिक कालीन आर्यों के युद्ध के देवता कौन थे? तो इंद्र। ठीक। और इंद्र ना देकर वो ऑप्शन में, वो इंद्र ना देकर ऑप्शन में तोनन या पुरंदर भी पूछ सकता है, या पूछ सकता है वैदिक कालीन किस देवता को तोनन या पुरंदर कहा गया है? तो इंद्र को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि किस नदी के किनारे महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक, किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति, स्थान और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? तो देखिए हमारे ऑप्शन है ए रिजोइक नदी के तट पर, बी पुनपुन नदी के तट पर, सी गंगा नदी के तट पर और डी कोसी नदी के तट पर। तो रिजुपालिका नदी, ये बेसिकली नाम थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक। ये मिस्टेक है टाइपिंग की। रिजुपालिका नदी, जिस नदी का नाम था, जिस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हुई वो थी रिजुपालिका नदी। तो रिजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय प्रथम श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसने पढ़ा? जो अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थे मौर्य साम्राज्य में, मौर्यन एम्पायर में, मौर्य साम्राज्य के राजा हुए अशोक, और जो है उसके अभिलेख थे, इंस्क्रिप्शन थे, और उन इंस्क्रिप्शन को पढ़ने वाला पहला अधिकारी कौन हुआ? तो ए विलियम विल्किंसन को, विलियम जोन्स ने पढ़े, सी जेम्स विलियम को, या डी जेम्स प्रिंसेप को। तो अशोक के अभिलेखों को, अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थे उनको पहली बार पढ़ा किसने? ऑप्शन हमारा आंसर है डी जेम्स प्रिंसेप ने। तो पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? जेम्स प्रिंसेप को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस शासक के दरबार में सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी थे, यानी कि शासक के दरबार में, किस राजा के समय में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी हुए हैं? तो ए अकबर, बी शाहजहां, डी सी जहांगीर और डी औरंगजेब। तो देखिए किसके समय में सबसे ज़्यादा हुए हैं, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि अकबर के, हाँ भाई अकबर जो है, अकबर बहुत जो है थोड़ा सा ये इसको कहते हैं कि भाई सौहार्दपूर्ण शासन करने वाला राजा था अकबर, तो इसके समय में होंगे, या बी शाहजहां के समय में, सी जहांगीर के समय में, या डी औरंगजेब के समय में। तो सर्वाधिक हिंदू राजा या सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी या सर्वाधिक हिंदू सेनापति या सर्वाधिक हिंदू कर्मचारी जिस मुग़ल शासक के या जिस राजा के दरबार में रहे हैं इनमें से, तो वो था औरंगजेब। आंसर है औरंगजेब। और तो औरंगजेब के दरबार में लगभग 33%, औरंगजेब के दरबार में या सेना में लगभग 33%, लगभग 33% हिंदू सेनापति या हिंदू कर्मचारी थे, हिंदू सेनापति या अधिकारी थे सर्वाधिक। तो मुगलों में सर्वाधिक हिंदू कर्मचारी या हिंदू सेनापति किसके शासनकाल में हुए हैं? तो किसके? तो औरंगजेब के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। ठीक, किस शासक ने सिंचाई कर लगाया, यानी कि पहली बार इरिगेशन टैक्स, पहली बार फर्स्ट टाइम इरिगेशन टैक्स इंपोज करने वाला, सिंचाई कर। तो पहली बार इरिगेशन टैक्स, पहली बार सिंचाई कर किसने लगाया? तो किस शासक ने सिंचाई कर लगाया? ए मोहम्मद तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी सिकंदर लोदी। तो पहली बार सिंचाई कर इरिगेशन टैक्स लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा हुआ कौन? फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक ने
क्योंकि फिरोज़ तुगलक ने नहरें खुदवाईं, लेकिन नहरें खुदवाने वाला ये पहला शासक नहीं था। नहरें खुदवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा हुआ गयासुद्दीन तुगलक, पहला सुल्तान हुआ गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक नहरें, मोस्ट ऑफ कैनाल्स को खुदाई करवाने वाला, खोदने वाला, जो सबसे सर्वाधिक दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक नहरें खोदने वाला राजा हुआ, वो खुदवाने वाला राजा हुआ, वो हुआ फिरोज़ तुगलक। और इसी फिरोज़ तुगलक ने ऐसे किसानों से इरिगेशन, सिंचाई कर लिया जो नहरों से सिंचाई करते थे। तो नहरों से सिंचाई करने वाले किसानों से जो सिंचाई कर लिया जाता था उसको कहा गया है हक ए शर्ब, हक ए शर्ब। नहरों से सिंचाई के बदले में लिया जाने वाला टैक्स, इसको कहा जाता था सिंचाई टैक्स। सिंचाई किससे? सिंचाई टैक्स या इरिगेशन कर, सिंचाई कर किससे? ऐसे किसान नहरों से सिंचाई पर, नहरों से सिंचाई, फसल को नहरों से सिंचाई जो करेगा उसको क्या देना होगा? तो उसको देना होगा हक ए शर्ब। तो हक ए शर्ब को डायरेक्ट पूछ लेता है कि हक ए शर्ब किस तरह का टैक्स था? तो ये किसानों से लिया जाता था, ऐसे किसानों से जो नहरों से सिंचाई करते थे। और नहरों से सिंचाई करने पर पहली बार जो टैक्स लिया गया वो हक ए शर्ब, वो किसने लिया? फिरोज़ तुगलक ने। और फिरोज़ तुगलक ही सर्वाधिक नहरें खुदवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। लेकिन नहर खुदवाने वाला पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। क्लियर? चलिए, कंफ्यूज मत होइएगा, कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए, कबीर की मृत्यु, कबीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो भैया कबीर की मृत्यु आप लोग सब जानते हैं। तो ए प्रयाग, बी काशी, सी मगहर और डी मथुरा। तो किस में हुई? तो मगहर में। कबीर का मृत्यु स्थल है कौन? मगहर। आप लोग याद कीजिए कि उस समय कहा जाता था कि काशी में जो मरेगा स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग मिलेगा। लेकिन कबीर ने इस बात का, इस पाखंड का या इस तरह की आइडियोलॉजी का विरोध किया और वो मरने के लिए किस स्थान पर गए? काशी से अलग दूसरे स्थान पर, मगहर में। तो कबीर की मृत्यु कहाँ हुई? मगहर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपना व्यापारिक कारखाना, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपना व्यापारिक कारखाना कहाँ लगाया? तो अपना व्यापारिक कारखाना पहली बार अंग्रेजों ने कहाँ लगाया था? ए सूरत में, बी हुगली में, सी मुंबई में और डी बेंगलोर में। तो अंग्रेजों ने भारत में पहला व्यापारिक कारखाना सूरत में लगाया था, सूरत में लगाया था। ठीक, सूरत में। कब? 1608-9 में, 1608 में। ठीक, या इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों को पहली बार भारत में व्यापार करने की अनुमति किस स्थान के लिए मिली थी या किस शहर के लिए मिली थी? तो सूरत में मिली थी अंग्रेजों को पहली बार व्यापार करने की अनुमति। और किसने दी थी? जहांगीर ने, क्योंकि 1608 में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन विलियम हॉकिंस। और जिस समय वो भारत आया उस समय भारत में शासन था किसका? जहांगीर का। तो उसने जहांगीर से भारत में व्यापार करने की परमिशन मांगी और व्यापार करने के लिए कहा कि हमें सूरत में जो है व्यापार करना है, तो आप हमें परमिशन दे दिए। जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को भारत में, सूरत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। लेकिन सूरत में उन्होंने अपना कारखाना या फैक्ट्री या कोठी लगाई, तो पहला व्यापारिक कारखाना अंग्रेज़ों ने कहाँ पर लगाया? अपना सूरत में। हालांकि सूरत में इससे पहले ही अरबी व्यापारी और पुर्तगीज़ व्यापारी व्यापार कर रहे थे, तो उनके साथ अंग्रेज़ों का कुछ वाद विवाद हुआ, कुछ क्लैश हुए, जिसके बाद अरबी और पुर्तगाली दोनों इकट्ठे होकर जहांगीर के पास चले गए और जहांगीर से कहा कि ये आपने अंग्रेज़ों को जो व्यापार करने की सूरत में परमिशन दी है, ये हमारे साथ इस प्रकार का मिसबिहेव हमारे साथ कर रहे हैं। तो जहांगीर ने अंग्रेज़ों को दी गई, सूरत में दी गई व्यापार की अनुमति ये कैंसिल कर दी थी 1609 में ये 1609 में कैंसिल कर दी गई। और उसके बाद फिर जो आगे चलकर अंग्रेज़ों ने फिर जहांगीर से माफ़ी मांगी और जहांगीर ने वापस दूसरी बार सूरत में व्यापार करने की अनुमति आगे चलकर 1613 में अंग्रेज़ों को दोबारा दी थी। तो अंग्रेज़ों को पहली बार भारत में व्यापार करने की अनुमति देने वाला राजा कौन था? जहांगीर। अंग्रेज़ों को भारत में पहली बार किस स्थान के लिए व्यापार की अनुमति मिली? सूरत में। अंग्रेज़ों ने अपना पहला व्यापारिक फैक्ट्री या व्यापारिक कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में। क्लियर? इस तरह से। चलिए, आई होप आपको एक बाई एक चीज़ें क्रिस्टल क्लियर की तरह हो रही होंगी। नहीं हो रही हैं तो बिल्कुल आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष ए बदरुद्दीन तैयब जी, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी सर सैयद अहमद खान और डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी।
बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए, मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस कब लिया गया? तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस घटना के बाद वापस ले लिया था? ऑप्शन रॉलेट एक्ट के बाद, बी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, सी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद और डी चौरी चौरा की घटना के बाद। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर है हमारा डी चौरी चौरा घटना के बाद, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। और चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ? तो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ 5 फरवरी 1922 को। क्लियर है बाल को? फटाफट बताइएगा। चलिए, तो हमारा आंसर है डी, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने अपना ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसके सस्पेंडेशन की डिक्लेयर कर दिया था। और जिस समय असहयोग आंदोलन को वापस लेने की जो घोषणा की गई उसको कहा जाता है बारदोली घोषणा। किससे वापस ले लिया? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 बाय द बारडोली डिक्लेरेशन, बारदोली घोषणा से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बारदोली घोषणा से, बारदोली डिक्लेरेशन से सस्पेंड कर दिया। यानी गुजरात में बारदोली में थे उस समय गांधी जी, तो वहाँ पर इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड करने के लिए जो डिक्लेरेशन की वो थी बारदोली डिक्लेरेशन, क्योंकि उस समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन को किसने पोस्ट डेटेड बैंक, उत्तर तिथि चेक को इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। तो क्रिप्स मिशन को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कह दिया था? तो ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद और डी मोतीलाल नेहरू। तो किसने कहा? तो आंसर ए महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने जब क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो क्रिप्स मिशन भारत आया कब? 1942 में। क्रिप्स मिशन या क्रिप्स समिति भारत आई 1942 में, और इसने जो है जो अपनी रिपोर्ट दी थी, जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत से संबंधित, उस रिपोर्ट में गांधी जब वो सार्वजनिक की गई, जब वो पब्लिकली की गई, तो उसके बाद उस रिपोर्ट को गांधी जी ने एक पोस्ट डेटेड चेक कहा था। और उसमें जो है पूरा स्टेटमेंट था कि एक डूबते हुए एक डिफाल्टर बैंक का पोस्ट डेटेड चेक या एक बैंकरप्ट बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर तिथि चेक किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर। थियोसॉफिकल सोसाइटी, हमने अपने एक लेक्चर में बताया था थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की और इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित था। तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था भैया? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय आंसर ए अडयार, बी सैन फ्रांसिस्को, सी न्यूयॉर्क और डी जिनेवा। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर था, कहाँ पर स्थित है, मतलब ये था उस समय इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। तो देखिए बेसिकली थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी इस्टेब्लिश हुई थी 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड इन 1875 एट न्यूयॉर्क और मैडम ब्लावर्ट्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने इसकी स्थापना की थी न्यूयॉर्क में। लेकिन क्योंकि भारत जो हिंदू धर्म से प्रभावित थे और ये दोनों, और हिंदू धर्म में आई हुई कमियों को समाप्त करने के लिए या कुरीतियों को, डिमेरिट्स को रिमूव करने के लिए इन्होंने इस सोसाइटी को क्या इस्टेब्लिश किया था। और इसके बाद लेकिन अब हिंदू धर्म के लिए जो अगर रिफॉर्म का काम करना है, हिंदुइज्म में रिफॉर्म करना है, तो उसके लिए न्यूयॉर्क में बैठकर काम नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको इंडिया में आना पड़ेगा। इंडिया में ही आपको अपना हेडक्वार्टर या आपको अपना बेस बनाना पड़ेगा। तो इसलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर ए अडयार, महाराष्ट्र मद्रास के पास अडयार में 1882 में हेडक्वार्टर इसका लाया गया। हेडक्वार्टर 1882 में हेडक्वार्टर लाया गया। कहाँ पर? अडयार में। तो अडयार कहाँ पर? मद्रास के पास। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर कहाँ पर था? अडयार में लाया गया। 1875 में न्यूयॉर्क में स्थापना हुई। किसने की? मैडम ब्लावर्ट्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने। क्लियर? चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। यहाँ तक मेरा मानना क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो हुआ द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी महादेव गोविंद रानडे, सी ज्योतिबा फुले और डी गोपाल हरि देशमुख। तो देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, आंसर सी महात्मा ज्योतिबा फुले ने। कब की थी? हमने इसी लेक्चर में आपको बताया है कब की थी। तो कब का आंसर आप लोग देंगे, कब, और कौन सी बुक इन्होंने लिखी थी, ये दो बातों को हमने इसी लेक्चर में बताया है। तो आप लोग फटाफट ये बताइएगा। और ये सत्यशोधक समाज जो था इसकी आइडियोलॉजी क्या थी, किसका विरोध किया इसने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी लेक्चर में हमने इसी सीरीज़ में ये बताया है तैमूर लंगड़ा, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर
भारत पर आक्रमण किया? तो किसके शासनकाल में? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक और डी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो हमारा आंसर है डी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। बलबन ने नासिरुद्दीन जो है तैमूर ने नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में भारत पर हमला किया था। कब? लगभग 1397-98 में। 1397-98 में तैमूर लंगड़े ने भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? भारत पर अटैक किसने किया? 1397-98 ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा? अगला क्वेश्चन है भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री। तो मुझे नहीं लगता है इसको बताने की जरूरत है। भारत के वाज द फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह और नरसिम्हा राव। तो पहले कौन थे? ए डॉक्टर मनमोहन सिंह। और डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। कब से कब तक रहे हैं भैया? बताइए फटाफट, कब से कब तक? तो ये रहे हैं कब से कब तक? फ्रॉम 2004 टू 2014, 2004 से 2014 तक इनका जो है टेन्योर रहा है। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगे की कितनी तीलियाँ होती हैं? तो ये बताने की ज़रूरत है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है, बताइएगा। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है, आप लोगों को बताना है ये। अगर मुझे ये बताना पड़ा तो फिर तो फिर आप लोग सब समझ जाइए। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा प्रॉपर ये चीज़ें पता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल, बताने की ज़रूरत है। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया किसको स्टेटस है? भारत के राष्ट्रीय खेल की मान्यता या उसका स्टेटस किसको है? शतरंज, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी। तो किसको? आंसर डी हॉकी। हमारा नेशनल गेम क्या है? हॉकी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। ठीक, और आपको एक और बात बतानी है कि भारत में जो हॉकी जो खेली जाती है, ठीक, भारत में जो हॉकी खेली जाती है, तो ये हमने आंसर बताया था। हमारी बात थी कि भाई हमारा आंसर था डी। ठीक, ये हमारा आंसर था इसमें डी। और मैजिशियन हॉकी किसको कहा गया है? मैजिशियन ऑफ हॉकी किसको कहा गया है? ठीक, मैजिशियन ऑफ हॉकी किसको कहा गया है? दूसरा, और जिसको मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा गया है, जिसको मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा गया है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ये कि जिसको मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा गया है उसी का बर्थडे, उसी का जो बर्थडे है, जिसको मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा गया है उसी का बर्थडे कब और किस रूप में, किस रूप में, किस फॉर्म में, किस रूप में मनाया जाता है, भारत में मनाया जाता है। ये आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। किस रूप में? भारत में मनाया जाता है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा। कमेंट में मैं ज़रूर आंसर दूंगा। आप लोगों को आंसर अगर नहीं आता होगा तो फटाफट देखिएगा, बताइएगा, लेकिन आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। जैसे आपने लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने आंसर दिए हैं, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के जो आंसर आए, बहुत अप्रिशिएट है आपकी ओर से। भारतीय सिनेमा के जनक, ठीक, तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसको कहा गया है? ए, ऑप्शन ए देविका रानी, दादा साहब फाल्के, लुमियर ब्रदर्स और अन्य। तो भारतीय सिनेमा का जनक, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, आंसर है कौन? दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के, तो दादा साहब फाल्के। ठीक, और याद रखिएगा इस बार का दादा साहब फाल्के किसको दिया गया है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है और किसे दिया गया है बताइए? किसे? 2020 का, आई थिंक 2020 का 2020 का दादा साहब फाल्के अवार्ड वो किसको दिया गया है? ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। मैं बताऊंगा, कमेंट में बताऊंगा, लेकिन फटाफट। लेकिन हाँ, इतना हिंट दे देता हूँ कि फिल्मों से जुड़ा हुआ है, कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार है जिसको दिया गया है। अब वो आपको बताना है। और एक और हिंट दे देता हूँ कि साउथ इंडियन सुपरस्टार हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, कबीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? हमने अभी ये डिस्कस किया था, मगहर में कबीर की मृत्यु हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? चलिए आज इसको इतना ही रखते हैं। ठीक, आज इसको हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन सीरीज़ जो है बहुत बेटर है, और ऐसा नहीं है इसका मतलब कि हम डिटेल सीरीज़ जो चला रहे हैं वो नहीं चलाएंगे, वो भी चलाएंगे, वो भी प्रॉपर चलेगी, और लगातार ये भी आपकी साथ साथ चलेगी। और इसी के साथ अब आप लोगों से विदा ली जाती है।
और अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अध्ययन करते रहिए। थैंक यू।